सुखोई S-70 ओखोतनिक रूस का नया स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन अब तक एक रहस्य नहीं होना चाहिए था। यह सेवा में होना चाहिए था, या कम से कम उसके करीब तो होना ही चाहिए था। मेरा मतलब है शायद या संभवतः, क्योंकि उन्होंने प्रोटोटाइप दिखाया था, उसका खूब प्रचार किया था कि वह Su-57 के साथ फॉर्मेशन में उड़ रहा है, और साथ ही हथियारों के परीक्षण, सीरियल डिलीवरी और आखिरकार सेवा में शामिल होने की तारीखों के बारे में भी विस्तार से बात की थी। और फिर भी यहां अब ईस्वी सन 2026 में नहीं, ये कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसके बजाय S-70 एक अजीब सी अनिश्चितता में फंसा हुआ है। यह साफ तौर पर कोई मजाकिया कार्डबोर्ड की चीज नहीं है जिसे सिर्फ प्रचार के लिए जोड़कर चिपका दिया गया हो। यह साफ तौर पर एक असली प्रामाणिक चीज है, लेकिन साथ ही ऐसी चीज है जो लगातार एक के बाद एक रुकावटों से टकराती जा रही है। इन रुकावटों में यह भी है कि यह पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसे अपनी ही तरफ से मार गिराना पड़ा। तो इसके साथ हो क्या रहा है? हम इसे कब एक्शन में देख पाएंगे? क्या हम सच में इसे कभी एक्शन में देख पाएंगे, या फिर इसकी किस्मत भी वही है कि ये एक और रूसी रक्षा परियोजना बनकर रह जाएगी, जहां उनके इंजीनियर कुछ कमाल की चीज बनाते हैं, लेकिन क्रेमलिन के पास उसे बनाने के लिए पैसे ही नहीं होते। असल में S-70 क्या है? सुखोई S-70 ओखोटनिक, जिसमें ओखोटनिक का मतलब रूसी में हंटर यानी शिकारी होता है, सिर्फ एक बड़ा और शानदार ड्रोन नहीं है। ये मानव रहित हवाई लड़ाकू वाहन है जिसे UCAV कहते हैं। संक्षेप में कहें तो ये ड्रोन की एक खास श्रेणी है जो बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, रनवे से संचालित होती है और हर तरह के सेंसर और निगरानी उपकरणों से लैस होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हथियारों से लैस है। हालांकि हथियारों से लैस ड्रोन में भी S-70 कम से कम, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, आमतौर पर हमारे दिमाग में आने वाली पारंपरिक छवि से कहीं ज्यादा है। हम शर्त लगा सकते हैं कि हथियारों से लैस ड्रोन सुनते ही यही छवि दिमाग में आती है। अमेरिकी, जिसे जनरल एटॉमिक्स ने डिजाइन और बनाया है, MQ-9 रीपर, या शायद इसका बड़ा भाई MQ-1 प्रीडेटर। अगर आपकी उम्र इतनी है कि 7 सिर्फ इसलिए मजेदार है क्योंकि वो 6 से 2 अंक दूर है, बल्कि असल में हमें ठीक से पता नहीं है कि आखिर क्या चीज है जो जूमर्स को इतना हंसाती है। और रीपर, खासकर इसका A वेरिएंट, 11 मीटर लंबा है, 20.1 मीटर विंग स्पैन है और इसका खाली वजन 2223 किलोग्राम है। बिल्कुल सही। S-70 रूसी स्रोतों के मुताबिक आधिकारिक आंकड़े नहीं मिले, जानकारी तीसरे पक्ष के स्रोतों से है। ये 14 मीटर लंबा, 19 मीटर विंग स्पैन और 14,780 किलोग्राम खाली वजन के रूप में दिया गया है। बारीकियों में बहस हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें हैं जिनमें यह दूसरी चीजों के साथ तुलना के लिए दिखाया गया है, उसे देखकर तो सही ही लगता है ना? अब आप समझ रहे हैं ना हमारा मतलब? जैसा हमने कहा, यह सशस्त्र ड्रोन की पारंपरिक छवि से कहीं ज्यादा है। फिर इसकी बनावट है एक फ्लाइंग विंग, और अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब है बिना पूंछ वाला फिक्स्ड विमान जिसमें कोई स्पष्ट फ्यूजलाज नहीं होता। शायद आप सोच नहीं रहे थे। आप मेगा प्रोजेक्ट्स के दर्शक हैं और आपको हवाई जहाजों की जानकारी है। पूरा विमान एक बड़े ढांचे में मिल जाता है, और कई कारण हैं कि कोई इस आकार वाले विमान को क्यों चाहता है। मिसाल के तौर पर, फ्लाइंग विंग में ड्रैग कम होता है क्योंकि उसके एयरफ्रेम का अपेक्षाकृत कम हिस्सा हवा के संपर्क में आता है, जिससे कम ईंधन खर्च होता है और उड़ान अवधि बढ़ती है। रूसियों के लिए यह बस एक अतिरिक्त फायदा था क्योंकि वे S-70 को इस आकार में स्टील्थ बनाना चाहते थे। और आपके लिए संक्षिप्त सारांश यह है कि विमानों में स्टील्थ का मतलब उन्हें आंखों से अदृश्य बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें रडार से अदृश्य बनाना है, या कम से कम कोशिश करना है। क्योंकि रडार काम करता है रेडियो वेव्स को आसमान में भेजकर, फिर उनके किसी चीज से टकराकर वापस आने का इंतजार करके, और जब वे लौटती हैं तो उन्हें पकड़कर। वेव्स की ज्ञात गति के कारण आप यह पता लगा सकते हैं कि वो चीज कितनी दूर है, यह देखकर कि उन्हें वापस आने में कितना समय लगता है। पारंपरिक विमान में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे वे टकरा सकती हैं, टेल्स, हथियार पाइलॉन और लगभग सब कुछ। एक फ्लाइंग विंग फिर बाहर निकले हुए हिस्सों को हटाकर उन चीजों की मात्रा को कम कर देता है जिनसे रेडियो वेव्स टकरा सकती हैं। इस तरह रडार पर उसकी पहचान, या जिसे बिज में रडार क्रॉस सेक्शन कहा जाता है, उसे कम कर देता है। अब और भी उपाय हैं जिन्हें आप इसे और कम करने के लिए अपना सकते हैं, लेकिन हम उन पर बाद में आएंगे, क्योंकि इस सेक्शन में हम सिर्फ S-70 के डिजाइन के मूल सिद्धांतों को समझने में रुचि रखते हैं, जो कि ईमानदारी से कहें तो अब हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक असली लड़ाकू ड्रोन तक रूस का लंबा सफर। अब थोड़ा संदर्भ,
क्योंकि रूस का ड्रोन इतिहास कई लोगों की सोच से कहीं लंबा है। यहां हम बड़े, महंगे और खास मकसद के लिए बने ड्रोन की बात कर रहे हैं, न कि छोटे कमर्शियल या एफपीवी ड्रोन की, जो यूक्रेन युद्ध से जुड़े हैं। असल में इतिहास का बड़ा हिस्सा रूस नहीं, सोवियत संघ से जुड़ा है, खासकर 1970 के दशक तक। पहला देश ऐसे विमान बना रहा था जैसे टुपोलेव TU-141, स्ट्रेला और छोटा TU-143 रेस। ये दोनों तेज जेट इंजन वाले टोही यूएवी थे, जिन्हें ग्राउंड व्हीकल से लॉन्च किया जाता था और फिर पैराशूट के जरिए जमीन पर उतार दिया जाता था जब उनका काम पूरा हो जाता था। और भले ही उस समय ये तकनीकें काफी प्रभावशाली थीं, TU-143 को 1976 में और TU-141 को 1979 में पेश किया गया था, लेकिन ये अपने समय की ही तकनीकें थीं। मुख्य रूप से इस मायने में कि ये मूल रूप से फायर एंड फॉरगेट थे। लॉन्च से पहले आप इसमें एक रूट प्री प्रोग्राम कर देते थे, फिर इसे छोड़ देते थे और जब ये वापस आता था तो आप इसे रिकवर कर लेते थे। उड़ान के दौरान इसे चलाना या सुधारना संभव नहीं था, कोई सक्रिय इनपुट नहीं मिलता था। ऐसे ड्रोन सिर्फ सोवियत संघ में नहीं थे। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास रयान फायरबी ए फैमिली और लॉकहीड D-21 थे, जिन्हें क्रमशः 1952 और 1969 में पेश किया गया था। ये दोनों पहले से प्रोग्राम्ड यूनिट्स थे, जिनमें आखिरी सिर्फ अपनी रूट को मैक 3 से ज्यादा स्पीड पर फॉलो करता था। लेकिन सोवियत संघ टूटने पर स्वतंत्र रूस ने कुछ नहीं किया, कम से कम कुछ समय के लिए, क्योंकि जहां अमेरिका ने इस काम को जारी रखा, 90 के दशक के मध्य में प्रीडेटर को एक लंबे समय तक उड़ने वाले टोही यूएवी के रूप में तैनात किया और फिर 2001 में इसे हथियारबंद MQ-1 में बदल दिया। रूस, जो उस समय टूटा हुआ था और किसी तरह खुद को संभाले हुए था, उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही इच्छा थी ऐसा करने की। उसने पैसे मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, टैंक और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी बुनियादी चीजों पर खर्च किए। 2008 में जॉर्जिया के साथ युद्ध हुआ, जो रूसियों के लिए पूरी तरह एक तरफा था, सिर्फ 5 दिन चला और वैसा ही था जैसा वे बाद में यूक्रेन के साथ चाहते थे। लेकिन जॉर्जियनों के पास कुछ आधुनिक ड्रोन थे, खासकर इजरायली निर्मित हर्मीस 450 टोही मॉडल। और हां, रूसी उन्हें मार सकते थे, जैसा 20 अप्रैल को MiG-29 द्वारा गिराए गए ड्रोन ने दिखाया, लेकिन उनके पास ऐसा कोई समकक्ष सिस्टम नहीं था। रूस के उस समय के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल निकोलाई मकारोव ने उस नवंबर में संसद की रक्षा समिति को अपने तत्काल समाधान की जानकारी दी। उद्धृत करते हुए, जनरल स्टाफ ने यह निर्णय लिया है कि अभी हमारे पास बिना पायलट के टोही विमान नहीं हैं। अगले 2 से 3 साल में हम इन्हें इजराइल से खरीदेंगे। वास्तव में उन्होंने सर्चर 2S, बर्ड आई 400S और iView Mk150S खरीदकर अपनी आधुनिक टोही क्षमता को तेज शुरुआत दी। इनमें कोई भी UCAV नहीं था। खरीदे ड्रोन सिर्फ देख सकते थे, गोली नहीं चला सकते थे। इसके बजाय यह प्रयास घरेलू स्तर पर ही होना था, कारण स्रोतों में नहीं बताए गए। इससे फोरपोस्ट R बने, जिन्हें 2019 में दिखाया व परीक्षण किया गया और 2020 में डिलीवरी की खबर आई। ओरायन, एक अस्पष्ट प्रेडेटर समकक्ष, 2020 में इसकी पहली खेप परीक्षण संचालन के लिए दी गई थी, जबकि LTS अब भी प्रोटोटाइपिंग चरण में है। असल में पहले दोनों केवल औपचारिक रूप से सेवा में आए, क्योंकि वीडियो के समय तक फोरपोस्ट R और ओरायन की कुछ ही, वह भी सही से दर्ज न की गई संख्या सेवा में मानी जाती है। और जब यह सब हो रहा था, तभी पर्दे के पीछे वे अपने इनाम, एक स्टेल्थ ड्रोन पर काम कर रहे थे। मिग वास्तव में इस विचार के साथ काफी समय से प्रयोग कर रहा था, अपने स्कैट प्रोजेक्ट के साथ, जो रूसी भाषा में रे के लिए है, श के लिए नहीं, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और आखिरकार इसका फुल साइज मॉकअप 2007 के इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून मॉस्को में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, न आंतरिक रूप से न ही क्रेमलिन से पैसा मिला, इसलिए यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। कब, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि इस परियोजना के लिए की गई रिसर्च फाइलों में ही पड़ी रह गई। 2011 में सुखोई को ओखोतनिक का शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट केवल कॉन्सेप्ट और डिजाइन के लिए मिला था, उत्पादन के लिए नहीं। आखिरकार रिसर्च को बाहर निकाला गया और फिर से देखा गया। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2012 में इस परियोजना की तकनीकी आवश्यकताओं को औपचारिक रूप दिया और उसी साल बाद में मिग भी साझेदार के रूप में शामिल हो गया। फिर 7 लंबे सालों के बाद 2019 में हमें आखिरकार देखने को मिला कि उन्होंने क्या तैयार किया था। पहला प्रोटोटाइप। सच कहे तो
उन्होंने असली विमान बनाया था। यह सुनने में लग सकता है कि हमने मानक बहुत नीचे रख दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सचमुच बहुत नीचे है। हम रूसी एरोस्पेस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो सच कहूं, इस स्तर तक पहुंचना वाकई हैरानी की बात है। उदाहरण के लिए याकोवलेव याक 201 कहां है? वह पागल वीटोल स्टेल्थ फाइटर जिस पर वे काम कर रहे थे। अरे उसकी चिंता मत करो। तो केआर 860 कहां है, जो एयरबस A380 जितना है और जिस पर वे काम कर रहे थे? केआर 860 का क्या हुआ? हमें वो याद नहीं है। सुखोई गल्फ स्ट्रीम SS-21, वो सुपरसोनिक बिजनेस जेट जो उन्होंने दिखाया था, अब कहीं नहीं है। बस वही। अब आप समझ गए होंगे। रूसी एरोस्पेस इंडस्ट्री सिर्फ बातें करती है, असल में कुछ नहीं करती। लेकिन S-70 के लिए शायद उस दिन कोई चमत्कार हुआ, या कोई सुअर मॉस्को के ऊपर उड़ रहा था, क्योंकि इस बार बातों के बाद सच में कुछ बड़ा हुआ। 2019 में इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस सैलून में इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट पेश हुआ था। उसी साल 3 अगस्त को ये उड़ान भरी और ग्राउंड ऑपरेटर के नियंत्रण में 20 मिनट से ज्यादा तक 600 मीटर की ऊंचाई पर कई चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक लैंड किया। देखने में यह बुरा नहीं लग रहा था, है ना? हर नजर आने वाले मापदंड के हिसाब से यह एक असली, वैध, गंभीर प्रोटोटाइप था। लेकिन हाँ, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अगर आप जूम इन करके करीब से देखें तो उस शुरुआती पेशकश में यहां वहां कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अलग से नजर आती हैं। आइए पीछे से शुरू करें। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने गर्म हिस्से चिकने रखते हैं ताकि वे रडार पर न आएं। जैसे B-2 स्पिरिट के एग्जॉस्ट फ्यूजलाज में छुपे होते हैं और F-22 में चौकोर त्रिकोणीय नोजल्स हैं। और प्रोटोटाइप S-70, खैर हाँ, बहुत बड़े पुराने पारंपरिक गोल हिस्से बाहर निकले हुए हैं जो कि ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये तो छोड़िए कि गर्मी को ऐसे ही सीधे पीछे निकाल देना, बिना किसी कोशिश के उसे छुपाने या ढकने की, इंफ्रारेड मार्गदर्शित मिसाइलों के लिए एकदम चुंबक जैसा है। फिर अंडर करेज है, जिसे क्रेमलिन द्वारा जारी की गई फुटेज में कभी भी भीतर नहीं समेटा गया। और ये तो छोड़िए कि पूरा फ्यूजलेज कितना ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि उस पर हर तरह के सेंसर लगे हुए हैं। यह 3 व्याख्याएं हैं। पहली, यह साफ था कि यह सिर्फ प्रोटोटाइप है और ये समस्याएं प्रोडक्शन मॉडल में ठीक हो जाएंगी। दूसरी, वह चीज पूरी तरह कबाड़ थी जिसे सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा दिखाने को जोड़ा गया था। और तीसरी, पहली दूसरी के बीच कोई बीच का रास्ता। रूस का मामला होने की वजह से यह पता नहीं चल सकता था कि इनमें से कौन सा सही है, सिर्फ समय ही बता सकता था। लॉयल विंगमैन का सपना। तो आपके लिए एक सवाल है, S-70 असल में किस लिए है? क्योंकि हमने ये अभी तक बताया नहीं है, है ना? वैसे भी हमने अभी तक सिर्फ ये धुंधले धुंधले कमेंट्स ही किए हैं कि ये एक UCAV या कॉम्बैट ड्रोन है। इससे ज्यादा कुछ ठीक से नहीं बताया। ये सवाल दिलचस्प है, क्योंकि जब आप UCAV के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में प्रीडेटर या रीपर जैसे ड्रोन आते हैं जो आसमान में उड़ते हुए जमीन पर निशाना लगाते हैं। लेकिन कद हमने या किसी और ने असल में यह कहा कि एक UCAV यानी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन सिर्फ जमीनी लक्ष्यों पर ही हमला कर सकता है? हमने ऐसा नहीं कहा। असल में S-70 सिर्फ जमीन के टारगेट्स पर हमला नहीं करता, या उसे सिर्फ यही नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुताबिक, जो सुखोई की सरकारी पेरेंट कंपनी है, S-70 का उद्देश्य Su-57 फाइटर के साथ नेटवर्क केंद्रित तालमेल कर हवा और जमीन के टारगेट्स को निशाना बनाना और लीड एयरक्राफ्ट के कमांड में मिशन पूरे करना है। मगर आइडिया ये नहीं है कि Su-57 के पायलट्स खुद S-70 को किसी तरह के सहायक नियंत्रण व्यवस्था के तहत उड़ाएं, बल्कि इसके बजाय ये अपने आप साथ चलेगा और ज्यादातर काम अपने आप करेगा, जैसे फॉर्मेशन बनाए रखना, रास्ता तय करना, आगे बढ़ना और जरूरत पड़ने पर लक्ष्य पर हमला करना, यानी अपने कदम खुद तय करना। ये आंशिक रूप से उन डेटा इनपुट्स पर आधारित होगा जो ये खुद इकट्ठा करेगा, लेकिन साथ ही उन इनपुट्स पर भी जो Su-57 जो लीड कर रहा है उसे अपने आप भेजेगा। Su-57 का पायलट इसे खुद भी निर्देशित कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ टारगेट्स तय करने होते हैं। फिर S-70 खुद तय करेगा कि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से कैसे पूरा करे। हम यहाँ उड़ने, खोजने, निगरानी और मारने जैसी सामान्य लेकिन बड़े स्तर की चीजों की बात कर रहे हैं। अगर ये बहुत एडवांस्ड और इनोवेटिव लग रहा है तो सच में ऐसा ही है। रूस अकेला नहीं है।
उदाहरण के लिए बोइंग, ऑस्ट्रेलिया अभी MQ-28 घोस्ट बैट पर काम कर रहा है। चीन के पास 2025 तक GJ-11 सेवा में है, लेकिन इसकी असली क्षमता अभी स्पष्ट नहीं है। अब अमेरिका अपने सहयोगी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को इंक्रीमेंट 1 के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स तक ले गया है, जिनके लिए जनरल एटॉमिक्स का FQ-42 और एंडुरिल का FQ-44 चुना गया है। तो क्या S-70 इस भूमिका में अच्छा है? खैर, सच कहूं तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मूल रूप से इस सवाल का जवाब देने से जुड़ी सारी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय के जरिए ही आई है, और आपकी सोच को झटका लगेगा। वे वैसी निष्पक्ष जानकारी नहीं देते जैसी आप उम्मीद करते हैं। 27 सितंबर 2019 को SU-57 और S-70 ने एक साथ उड़ान भरी थी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें नहीं पता S-70 कितना स्वतंत्र था, लेकिन रूस का दावा है कि उसने 30 मिनट से ज्यादा उड़ान भरी। यह स्वचालित मोड में उड़ रहा था, जिसमें उसे और आगे उड़ाकर SU-57 का रडार क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का अभ्यास किया गया। क्या हम पुष्टि कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था? असल में नहीं। ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय से मिली है। जैसा कि कहा, ये लोग बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि अन्य परीक्षण भी हो रहे हैं, क्योंकि एक और परीक्षण के बारे में हमें तब पता चला जब वह हादसे में खत्म हो गया। ये 5 अक्टूबर 2024 को कोस्तांतिनिवका के ऊपर हुआ था, जो यूक्रेनी नियंत्रण में था और मोर्चे से 15 किमी पीछे था। जमीन से फिल्माए गए वीडियो में 2 विमान आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पीछे उड़ रहा विमान, जिसे आमतौर पर SU-57 कहा जाता है, पीछे से S-70 पर मिसाइल दागता है, जिससे वह तुरंत नष्ट हो जाता है और तेजी से घूमता हुआ जमीन पर गिर जाता है और धुआं उठने लगता है। रूस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। जो लोग विवरणों पर ध्यान देते हैं, उनके लिए यह घटना साबित करती है कि SU-57 ने यूक्रेन में उड़ान भरकर एक हवाई लक्ष्य को मार गिराया, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो। मुख्य मुद्दे पर लौटें तो हमें नहीं पता कि S-70 वहां क्यों था, अगर हमें पूरी तरह पक्के तौर पर कहना हो। लेकिन मुख्य व्याख्या, जैसा कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अक्टूबर 2024 के खुफिया अपडेट में बताया गया है, और जैसा कि सामान्य समझ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, ये है कि ये किसी तरह का सीमित युद्ध परीक्षण था। आखिर क्या कारण है कि आप एक आधुनिक विकासाधीन उपकरण को मोर्चे के इतना पास ले जाएं? अगर आप उसे वहां रखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ होना पड़ेगा, और रूसियों के पास पैसे नहीं हैं, वे बेवकूफ नहीं हैं। ये बड़ा फर्क है। और जानते हो एक बात, क्योंकि इसे फ्रंटलाइन के पीछे गिराया गया, शायद रूसी वायुसेना की पूरी कोशिश के बावजूद, इसका मतलब है हमारे हाथ एक लग गया, है ना? और भाई, उस मलबे ने हमें S-70 के बारे में क्या-क्या दिलचस्प बातें सिखाईं कि S-70 के साथ असल में क्या चल रहा है, जो हम जानते हैं। पहला खुलासा यह है कि जो यूनिट क्रैश हुई थी, खास तौर पर बरामद मलबे के अनुसार एक S-74, वो हथियारों से लैस थी जो हमारी सीमित कॉम्बैट ट्रायल की परिकल्पना को और मजबूत करता है। खास तौर पर मलबे में जो मिला वह एक UMPB-DD-30 SM था। यह एक नई रूसी प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बम है और सच में एक स्मार्ट गोला बारूद भी है। यह दिशा बदल सकता है, निशाना साध सकता है, आगे बढ़ सकता है और खुद को पानी की ओर सुधार सकता है। उड़ान के बीच ये अपने प्रोग्राम किए गए लक्ष्य की ओर इनर्शियल और सैटेलाइट गाइडेंस, ऑनबोर्ड ऑटो पायलट और एरोडायनेमिक कंट्रोल सतहों की मदद से खुद को सुधार सकता है। दूसरी खोज और भी जटिल थी। हाँ, S-70 का आकार स्टेल्थ जैसा है, लेकिन यूक्रेन से मिले एक के मामले में इसे पूरी तरह स्टेल्थ विमान कहना मुश्किल है, क्योंकि मलबे में साफ-साफ फास्टनर, अचानक पैनल जोर, मिश्रित धातु और कंपोजिट संरचनाएं, खुले हुए कैविटी और लीडिंग एज दिखाई देते हैं, जिनमें कम से कम दुर्घटना के बाद तो उस तरह के ट्रीटमेंट के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखते, जो आप एक स्टेल्थ विमान से उम्मीद करते हैं। संक्षेप में कहें तो इस बिंदु पर, क्योंकि हमने अपने स्टेल्थ वाले हिस्से में इसे समझाया नहीं था, क्योंकि स्टेल्थ का मतलब है रडार सिग्नेचर वापस न लौटाना। आप सतहों को ऐसे पदार्थों से बना सकते हैं और उन्हें कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से ढक सकते हैं, जो रेडियो तरंगों को सोख लेते हैं, जिससे वे लौटती नहीं और विमान रडार पर कम दिखता है। हमारा मानना है कि यह शायद उन प्रोटोटाइप्स में एक था जिसे इस आकार की एरोडायनेमिक प्रोफाइल, अंदर की प्रणालियां और हथियारों के एकीकरण को साबित करने के लिए बनाया गया था।
ऐसा नहीं था जिसमें हर रेखा को बार बार जांचा और नैनोमीटर तक चिकना किया गया हो और हर सतह को किसी गुप्त पदार्थ से ढका गया हो ताकि रडार पर उसकी वापसी को जितना संभव हो सके उतना कम किया जा सके। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह रडार पर आसानी से दिख जाने वाली चीज था। फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन अपनाने और कंप्रेसर के आगे का हिस्सा छुपाने से कई रडार संवेदनशील तीखे किनारे और बड़ा रडार वेव मिरर हट जाता है। तो अगर हम उसी आकार के एक पारंपरिक विमान से तुलना करें, मान लीजिए सुखोई 35 से, ताकि हमें उस खूबसूरत मशीन की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाने का बहाना मिल जाए, तो इसका पता लगाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा मुश्किल होगा। सवाल यह है कि क्या रूस आगे की यूनिट्स में स्टेल्थ पर और बारीकी से काम करेगा या यही सब कुछ मिलेगा? और इस सवाल पर देखिए, हमें सच में नहीं पता और इस बात को लेकर भी कुछ सामान्य बातें साफ करनी हैं कि यह कितना स्टेल्थी है। दिखने वाले रिवेट्स का मतलब यह नहीं है कि वो स्टेल्थी नहीं है। बस इस F-22, इस F-35 और इस J-20 को देख लीजिए। इन सभी को स्टेल्थी मशीनें माना जाता है और इनकी अंतिम बनावट में कुछ रिवेट्स दिखते हैं। सबसे अहम है कि फास्टनर्स, गैप्स और जॉइंट्स को कैसे सील किया जाता है और विद्युतीय रूप से प्रबंधित किया जाता है। ओपन सोर्स विश्लेषकों के लिए यह समझना मुश्किल होता है क्योंकि सरकारें ऐसी जानकारी आमतौर पर साझा नहीं करती। रडार अवशोषी पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर भी कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है। इन्हें किसी खास रंग का होना जरूरी नहीं है और ना ही इन्हें हमेशा ऊपरी सतह पर दिखाई देने वाली कोटिंग के रूप में लगाया जाता है। ये सील्स में हो सकते हैं, लीडिंग एजेस या डक्ट लाइनिंग्स पर केंद्रित किए जा सकते हैं या यहां तक कि कंपोजिट मटेरियल्स में लैमिनेट स्तर पर भी शामिल किए जा सकते हैं। और कंपोजिट्स की बात करें तो चलिए कार्बन फाइबर के बारे में बात करते हैं। हम मानते हैं कि यूक्रेन में गिराए गए S-70 में इसका कुछ उपयोग हुआ था, जैसा कि इस फोटो में दिखता है। लेकिन कृपया ध्यान दें कि हम यह बात कितनी अनिश्चितता के साथ कह रहे हैं, क्योंकि फोटो वास्तव में इतनी स्पष्ट नहीं है और इसलिए हम इस मामले में गलत होने की संभावना को स्वीकार करते हैं। और जब हम यहां हैं तो कार्बन फाइबर के बारे में भी कुछ बातें। यह अपने आप रडार को अवशोषित करने वाला नहीं होता, जैसा कि कभी कभी बताया जाता है। यह हो सकता है, लेकिन यह फाइबर की दिशा, मोटाई, फ्रीक्वेंसी और अन्य कई वैज्ञानिक चीजों पर निर्भर करता है। और जब तक हमें उसकी सटीक संरचना नहीं पता होती, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस खास S-70 में इस्तेमाल किया गया कार्बन फाइबर, अगर वाकई इस्तेमाल हुआ भी था, उसे स्टेल्थ को ध्यान में रखकर लगाया गया था। क्योंकि कार्बन फाइबर अपने आप में एक उच्च ताकत और कम वजन वाला स्ट्रक्चरल मटेरियल है, तो हो सकता है उन्होंने इसे सिर्फ वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया हो, ना कि खास तौर पर रडार को सोखने के लिए इसकी संरचना बनाई हो। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मलबे से बरामद किए गए आंतरिक पुर्जों के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। उनमें से 30 पुर्जे विदेशी निर्मित थे। इनमें सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, जिनमें अमेरिका की मैक्सिम इंटीग्रेटेड के ट्रांसीवर मोटर ड्राइवर चिप्स, अमेरिका की लीनियर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के माइक्रो सर्किट्स और जर्मनी की इन्फिनियन के ट्रांजिस्टर थे। एक तरह से यह हैरान करने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं उदाहरण के लिए कि T-14 अर्माटा रूस का सुपर टैंक, जो अब एक दशक से भी ज्यादा समय से डेवलपमेंट की मुश्किलों में फंसा हुआ है, वो आयातित कंपोनेंट्स पर बहुत हद तक निर्भर था और इनकी आपूर्ति बंद हो जाना इस प्रोजेक्ट की लगातार हो रही देरी का एक बड़ा कारण है। हमें नहीं पता कि पश्चिमी सप्लाई लाइन गुप्त रूप से ब्लैक मार्केट में अब भी है या रूस ने ऐसे कंपोनेंट्स के लिए कोई वैकल्पिक सप्लाई या तो उन्हें घरेलू स्तर पर बनाकर या उससे भी ज्यादा संभावना है कि चीन से लेकर ढूंढ ली है। दोनों ही स्रोत संभव है। हमारा झुकाव इस ओर है कि यूक्रेन पर गिराया गया S-70 एक प्रोटोटाइप यूनिट था। हमें बिना ठोस सबूत के ये नहीं कहना चाहिए कि ये कंपनियां, जो बहुत कानूनी कार्रवाई करने वाली हैं, जानबूझकर या अनजाने में रूस के साथ प्रतिबंध तोड़ने वाले व्यापार में शामिल रही हैं। ये एक संभावना बनी रहती है, बिल्कुल, लेकिन चूंकि हम इस धारणा पर काम कर रहे हैं कि ये एक प्रोटोटाइप यूनिट है, यानी इन कंपोनेंट्स को शायद तब हासिल किया गया था जब प्रतिबंध लागू नहीं हुए थे और संबंध अच्छे थे। और ईमानदारी से कहे तो चूंकि हमें कबाड़ के ढेर से निपट रहे हैं, जो अब मुश्किल से ही उस S-70 जैसा दिखता है जो वो कभी था, यही सब कुछ है जो हम इस क्रैश से समझ सकते हैं। 2021 का नया डिजाइन। अब हमें S-70 पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसे सुखोई ने दिसंबर 2021 में पेश किया था, क्योंकि इन्हीं में से एक को यूक्रेन के ऊपर गिराया गया था, न कि पहले देखे गए प्रकार को। हम अब भी प्रोटोटाइप्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रक्रिया में थोड़ा आगे हैं।
आप पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रोटोटाइप्स हैं। बहुत आसान है, क्योंकि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने हमें पेश करते समय बताया था। यूएवी को सुखोई ने ओखोतनिक कार्यक्रम के तहत प्रायोगिक डिजाइन कार्य के हिस्से के रूप में तैयार किया था। नया मॉडल वीपी चक्लोव नोवोसिबिर्स्क एयरक्राफ्ट प्लांट में अनावरण हुआ। और सीधा देखें तो दोनों प्रकारों में भी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि पीछे देखिए, वह विशाल इंजन कहां है जो सीधा पीछे की ओर निकला हुआ है। सामने और साइड से लगता है जैसे वो गायब है ना? और सच में ऐसा ही है। देखिए, इन तस्वीरों का भी आनंद लीजिए, क्योंकि इन्हें ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल था। यह इसके मायने भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि जहां हमने पहले ही समझाया है कि पीछे इंजन बाहर निकला होना स्टेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वहीं हमने ये ठीक से नहीं बताया कि इंजन को इस तरह छुपा देने से समस्या कैसे हल हो जाती है। इसके 3 तरीके हैं। एग्जॉस्ट को ऊपर नीचे की सतहों के बीच दबाने से इंजन का बड़ा हिस्सा रडार और इंफ्रारेड सेंसर से छुप जाता है, जो विमान के ऊपर या नीचे होते हैं। सीधे एक गोल धातु की पाइप में देखने के बजाय रडार तरंगों के सामने अब एक उथला, अच्छी तरह से ढका हुआ छेद आता है। चपटा आउटलेट एग्जॉस्ट को चौड़ी पतली शीट बना देता है। यह गर्म गैस को अधिक सतह क्षेत्र देता है, जिसके माध्यम से वह ठंडी आसपास की हवा के साथ मिल सके, जिससे इसकी अधिकतम तापमान एक केंद्रित गोल निकास प्रवाह की तुलना में अधिक तेजी से कम हो जाती है। ओपनिंग के किनारों को विमान की ज्योमेट्री से संरेखित कर रडार ऊर्जा स्रोत से दूर भेजी जा सकती है, बजाय सीधे उसकी ओर लौटने के। तो हाँ, यह वास्तव में स्टेल्थ में सुधार है, शायद डिजाइन में किया गया सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, कम से कम जो हमें दिखाई देता है। यह रूसियों को बेवजह फायदा न दें। चीजें बेहतर जरूर हो रही थीं, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कि ये बस सिरिलिक में लिखा हुआ और बिना पायलट वाला F-22 है, अब भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए, कोई सबूत नहीं है कि S-70 के आउटलेट में थ्रस्ट वेक्टरिंग है। जितना करीब हम ये कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, वो सिर्फ तस्वीर से ही पता चलता है, और इसका कारण सिर्फ वही लाइन या गैप या रंग बदलना है। मतलब आप इसे जो भी कहना चाहें, जो आउटलेट और फ्यूजलेस के बीच में है। ये वेक्टरिंग हो सकता है, ये लाइटिंग का कोई संयोग हो सकता है, सच में कुछ भी हो सकता है। हम इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि हमें यह कहना होगा कि खास बात यह है कि ऊपर वाले हिस्से में ऐसी कोई लाइन नहीं दिखती। अगर थ्रस्ट वेक्टरिंग की बात करें तो इसी सिलसिले में सवाल यह है कि यह काम हुआ कैसे, क्योंकि इंजन इतना बड़ा था कि वह फ्यूजलेज से बाहर आ रहा था, तो उन्होंने ये कैसे किया? खैर, वे पूरी तरह से अलग छोटे इंजन के लिए जा सकते थे, जैसे कि क्लिमोव RD 5000B AI 2022-25 या SM100। ये सभी कुछ संभावनाएं थीं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कहीं ज्यादा संभावना है कि वे बिल्कुल वही इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कम से कम वही बेस इंजन, बस उसमें से कुछ अतिरिक्त हिस्सा हटा दिया गया है। अब तक किसी रूसी सरकारी या एरोस्पेस अधिकारी ने आकर नहीं बताया कि इसमें क्या है, जबकि रूसी प्रेस रिपोर्टिंग हमेशा इस पर अडिग रही है। इसमें AL41 एक्सियल फ्लो टर्बोफैन इस्तेमाल हो रहा है, जो Su-57 और Su-35S में भी है, और इसकी विरासत 1970 के दशक के AL-31 तक जाती है। इसका इस्तेमाल लगभग हर चीज में हुआ है। ये कम से कम एक स्पष्टीकरण माना जा सकता है। आफ्टर बर्नर हटाएं, स्टैंडर्ड थ्रस्ट वेक्टर एग्जॉस्ट नोजल्स हटा दें, और कंप्रेसर व कंबशन चैम्बर्स को छोटा व ज्यादा कुशल बनाने का तरीका खोजें। और हमें नहीं दिखता कि यह मोटे मोटे अंदाजे से क्यों नहीं मेल खा सकता। नोजल पर लौटते हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग हो या ना हो, नया डिजाइन लागत बढ़ाएगा। जेट इंजन गोलाकार प्रवाह बनाते हैं, जिससे उसकी गर्म गैस बेलनाकार ट्यूब से बाहर निकलती है। इसमें कोई शक नहीं, गोलाकार प्रवाह को चपटे आकार से गुजारने के लिए ट्रांजिशन डक्ट चाहिए, जो 2 अलग आकार या दिशा के वायु प्रवाह को जोड़ता है। यह आदर्श नहीं है। अधिकांश जेट विमानों के विपरीत इसमें गर्म गैस विमान के अंदर रहती है और नोजल से गुजरने पर ही बाहर आती है, जिससे ट्रांजिशन डक्ट सीधे उजागर होता है, और इसके दूसरी तरफ जो भी है वह बाहर निकलने वाली गैसों के बेहद गर्म तापमान के संपर्क में आ जाता है। यहीं से 3D प्रिंटिंग की कहानी शुरू होती है, क्योंकि रूसी इंजीनियरों के अनुसार जिन्होंने टैस से बात की, नोजल 3D प्रिंटेड है। पता नहीं ये कितना अच्छा काम करता है, लेकिन यह दिलचस्प है। ईमानदारी से कहे तो हम मानते हैं कि वे शायद डेस्कटॉप होम 3D प्रिंटर की बात नहीं कर रहे थे।
अब चलिए फ्यूजलेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भले ही इसे अभी पेंट नहीं किया गया है और ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, लेकिन ये शुरुआती प्रोटोटाइप से काफी साफ सुथरा लग रहा है ना? सिर्फ आपकी याददाश्त ताजा कराने के लिए, ये 2019 में ऐसा था और ये 2021 में ऐसा था। संशोधित मशीन में कंट्रोल सरफेस की हिंज लाइन पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे उन्हें लचीले पदार्थ से भरकर या बेहतर टॉलरेंस के साथ समतल रडार पर कम दिखने वाली फिनिश दी गई हो। नाक और लीडिंग एज पर भी बड़े नीले ग्रे पैनल हैं, जो बाकी एयरफ्रेम से अलग हैं। क्यों? हाँ, हमें नहीं पता। वे खास रडार शोषक सामग्री हो सकती हैं। वे डाई इलेक्ट्रिक पैनल हो सकते हैं, जो सेंसर को उनके आर पार देखने की अनुमति देते हैं। वे हिस्से हो सकते हैं जिनकी विद्युत विशेषताएं नियंत्रित हों, या सिर्फ हमारे लिए स्प्रे पेंट किए गए हों। हमें सच में पता नहीं, फिर भी उनका स्थान महत्वपूर्ण है। नाक और पंखों के अग्रभाग विमान के वे हिस्से हैं जिन्हें सामने से आती रडार पहले रोशन करती है। तो अगर सुखोई को कहीं भी विशेष सामग्री लगानी होती तो वह निश्चित रूप से वहीं करता। S-70 के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का मामला भी है, जिससे इसे उड़ाया जाता है जब यह स्वचालित नहीं होता, और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अनुसार यह 2021 में भी बदला गया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें बताया कैसे, ध्यान रहे, उन्होंने बस हमें यह तस्वीर दी, बताया कि सिस्टम नया है, इसका नाम NPU-70 है और ये क्रोनोस्टार्ट कंपनी में उनके ईरान और सीरिया ड्रोन कार्यक्रमों के अनुभव से विकसित किया गया है। ये बहुत सूचनाप्रद है, हमें पता है। वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और S-70 के इस संस्करण के हर इंच को विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इसकी ऊपर और नीचे दोनों ओर की झलक है। और हम चाहते हैं कि आप इससे एक मुख्य बात समझें। ये पूरी तरह से प्रचार के लिए बनाई गई कोई मिकी माउस कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ वहाँ डिजाइन को लेकर सवाल जरूर हैं और बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ हमें पता है उससे ये साफ जाहिर होता है कि S-70 एक ईमानदार प्रयास है। चाहे देश की किस्मत में कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, ये विमान अभी भी धीरे धीरे एक गंभीर लड़ाकू विमान बनने की ओर बढ़ रहा है। ये हमें एक साफ सवाल की ओर ले जाता है, ये कहाँ है? आखिर ये है कहाँ? पिछले 10 सालों से हमें धीरे धीरे प्रचार और टेस्ट फुटेज मिलती रही है, कभी कभी एक वीडियो यहाँ एक वहां, जबकि ये सेवा में आ जानी चाहिए थी। टास ने 2019 में रिपोर्ट किया था, तब उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने एक टिप्पणी दी थी, S-70 के उड़ान परीक्षण 2023-2024 में होंगे, जिसमें विभिन्न विमानन हथियारों से लैस स्ट्राइक वर्जन भी शामिल होंगे। UAV की क्रमिक आपूर्ति सैनिकों को 2025 में शुरू होगी। उद्धरण समाप्त। फिर भी ये सेवा में नहीं है और युद्ध क्षेत्र के सबसे करीब ये तब पहुंचा जब परीक्षण के दौरान ये बेकाबू हो गया और यूक्रेन के ऊपर इसे मार गिराना पड़ा। ये पहली चूकी गई डेडलाइन भी नहीं है। अगस्त 2020 में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लूसर को व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने S-70 के विकास में तेजी लाने का आदेश दिया है, ताकि 2024 से ही डिलीवरी शुरू हो सके। सीरियल प्रोडक्शन की एक और डेडलाइन 2022 मध्य में आई और चली गई, जैसा 2021 के अंत में हुआ था। फिर उपरक्षा मंत्री अलेक्सी क्रिवोरुचनी रूस 24 पर आए और उन्होंने देश को बताया कि आज यह सिस्टम सीरियल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द ही हम S-70 की आपूर्ति के लिए सीरियल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे। ये मशीनें अभी टेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन 6 महीनों में सीरियल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद इन मानव रहित विमानों की डिलीवरी होगी। तो आपको अंदाजा हो गया होगा, अब आधे दशक से भी ज्यादा समय से सेवा में शामिल किए जाने की तारीख बार बार टलती जा रही है। और जबकि मॉस्को ने राष्ट्रीय गर्व के बहुत स्पष्ट कारणों से हमें कभी भी उन विभिन्न गड़बड़ियों की एक आसान फाइल नहीं दी है जिनकी वजह से ऐसा हुआ, हम कुछ जानकारियां रूसी मीडिया से निकाल सकते हैं। फरवरी 2022 में टास ने बताया कि नोवोसिबिर्स्क विमान संयंत्र 5 साल के आधुनिकीकरण से गुजरेगा, जिसमें S-70 के उत्पादन के लिए नई इमारत बनेगी। रिपोर्ट के अनुसार 2.5 अरब रूबल लगभग $34 मिलियन का निवेश किया गया और संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या 50% बढ़ने की उम्मीद है। तो वास्तव में उस समय रेखा के अनुसार, मतलब सिर्फ सीरियल उत्पादन के ठीक से शुरू होने में ही लगभग 2027 तक का समय लगेगा।
डिलीवरी और सेवा में शामिल होने की बात तो छोड़ ही दें। और ये तो उन गलतियों की बात नहीं है जो रास्ते में होंगी और चीजों को और देर करेंगी। जहां तक सवाल है, हमें लगता है कि फिलहाल सिर्फ 3 प्रोटोटाइप यूनिट्स हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2019 के विकास अनुबंध में 3 उड़ने वाले प्रोटोटाइप S-72, S-73 और S-74 के निर्माण का उल्लेख था। इसलिए मान लें कि S-70 एक वही था जो 2019 में कैमरों के सामने उड़ाया गया था, और हमें S-74 की किस्मत पता है। जैसा कहा, हमें अन्य प्रोटोटाइप निर्माण अनुबंध का कोई सबूत नहीं मिला, तो फिलहाल 3 यूनिट्स ही हैं। उसी अनुबंध में यह भी उल्लेख था कि राज्य संयुक्त परीक्षण, चाहे वे जो भी हों, 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलने थे। उत्पादन मानक डिजाइन को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। सच कहूं तो S-74 का नुकसान भी इसी समय रेखा से मेल खाता है जिसे अक्टूबर 2024 में मार गिराया गया था। इसलिए हमें अनुबंध पर शक करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए हालांकि अभी सीरियल यूनिट्स तैयार नहीं हैं, उनका अंतिम डिजाइन अब तय माना जा सकता है। चलिए इसे समग्र निष्कर्ष में शामिल करें। उनके पास डिजाइन है, फैक्ट्री तैयार हो रही है, जैसे ही पूरी होगी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस कामकाजी अनुमान को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो हमने एपिसोड 2 में पहले ही देखा है, क्या कोई वास्तविक भौतिक सबूत है कि प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है? खैर, जासूसी उपग्रहों की बदौलत सब कुछ और कुछ भी नहीं। सच कहूं तो उदाहरण के लिए हमारे पास सितंबर 2021 में अख्ताबिंस्क एयरबेस पर 2 की तस्वीर है, सब कुछ। लेकिन असल में ये हमें क्या दिखाता है? हम ये भी नहीं कह सकते कि दिसंबर 2021 में नए स्पोर्टी लुक के साथ पेश किया गया वाला सही से पेंट हुआ है, क्योंकि तस्वीर के बाहर भी वो वैसा ही दिख सकता है। कुछ भी नहीं। और सच कहें तो सैटेलाइट तस्वीरें चाहे जैसी भी हों, इन सब में एक बात समान है। इन्हें देखना दिलचस्प है जरूर, लेकिन ये हमें असल में कुछ भी नहीं बताती। असल में नहीं। इस बात को और साबित करने के लिए इस तस्वीर पर गौर करें। हम अप्रैल 2025 में फिर से अख्ताबिंस्क एयरबेस पर एक देख सकते हैं, जिसके दोनों ओर 6 Su-57 और 7 ऐसे सोवियत और रूसी विमान हैं जो कुछ MiG-29 जैसे दिखते हैं और इस रेजोल्यूशन पर लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ये हमें कुछ भी गंभीर नहीं दिखाता, है ना? हालांकि हम कम से कम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अख्ताबिंस्क एयरबेस ही शायद वो जगह है जहां ये प्रोग्राम आधारित है और जहां S-70 मुख्य रूप से रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार वहीं देखा जाता है। उदाहरण के लिए मई 2029 में ये एक, फिर अप्रैल 2022 में एक और, अप्रैल 2025 में ये एक, और आखिर में 10 जून 2026 को ये एक। सिर्फ एक और तस्वीर मिलने की उम्मीद में हमने भी सितंबर 2023 की इमेजरी में खुद देखा, और खैर कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि यह भी नहीं, जिसे हम नॉटी एप्रन कह रहे हैं, क्योंकि यही बेस पर एकमात्र जगह है जहां हमें वास्तव में Su-57 मिले थे। हम शर्त लगा सकते हैं कि S-70 यहीं रहते हैं, क्योंकि ये बेस का लगभग एकमात्र बड़ा हैंगर है, और अभी देखी गई आधी तस्वीरों में वे इसके बाहर एप्रन पर खड़े दिखें। और फिलहाल हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुश्मन देश के प्रोटोटाइप विमान को देख रहे हैं जो युद्ध में है, और मॉस्को इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें टॉर्क सेटिंग्स और लैमिनेटेड वायरिंग डायग्राम के साथ कभी विश्वकोश जैसी पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली थी, है ना? और जैसे जैसे हम आज का समापन करते हैं, आइए उसी अंतिम बिंदु पर रुकते हैं। S-70 की कहानी इस समय कितनी छेदों से भरी और अधूरी है, और यह स्पष्ट रूप से कहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो S-70 और सभी इसी तरह की रूसी परियोजनाओं के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। असल में जैसे कि पुराने व्लादी ने खुद उन्हें डिजाइन मीटिंग्स में सीसी किया हो, जबकि असलियत में ना तो उन्होंने ऐसा किया और ना ही वे ऐसा करते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर वे हकीकत को छुपाने और बाहरी दुनिया के सामने एक खास तस्वीर पेश करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हमारे पास टुकड़ों में जानकारी, टेस्ट फुटेज, सरकारी दावे, सैटेलाइट इमेज, मलबा, गुजरती डेडलाइन और इतने सबूत हैं कि पूरे मामले को नकारना नामुमकिन है। इसी वजह से S-70 रूस ही नहीं, दुनिया भर की सबसे दिलचस्प आधुनिक विमानन परियोजनाओं में है, क्योंकि जब यह आखिरकार पूरी तरह से सेवा में आएगा, अगर सच में कभी आया, तो वह कैसा होगा? क्या यह अपनी शानदारता से हमें चौंका देगा, या यह बुरी तरह से असफल हो जाएगा, या फिर क्या यह बिल्कुल बीच में रहेगा? ना तो बहुत खराब होगा,
लेकिन फिर भी अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। साफ कहे तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जानना दिलचस्प होगा। देखने के लिए धन्यवाद।